नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। अमेरिकी लोकतंत्र में पिछले 24 घंटे से कितनी उथल-पुथल मची हुई है। अब जबकि ये पक्का हो गया है कि जो बाइडेन अब प्रेसिडेंट बनेंगे और जो 20 जनवरी को जो ट्रांजिशन प्रोसेस है वो स्मूथली कैरी आउट हो जाएगा, इस बात की अब सब उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस था वो अब पूरा हो चुका है। हालांकि उसके पहले जो हमने सीन्स देखे, किस तरीके से यूएस कैपिटल हिल के अंदर दंगाई और जो प्रदर्शनकारी थे वो अंदर घुसे, उन्होंने गोली मारी, 4 लोगों की मौत भी हो गई, बैरिकेड्स तोड़े। ऐसा अमेरिकन हिस्ट्री में लोग कहते हैं कि पहले से कभी हमने इस तरीके से चीजें नहीं देखी। तो एक तरीके से एक बहुत ही शर्मनाक चैप्टर जो अमेरिकी लोकतंत्र का है वो पूरे विश्व के सामने आया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएस मीरा शंकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीरा शंकर जी, आपने यूएस की जो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उनको बहुत करीबी से देखा है और वहां पर जो जिस तरीके की उथल पुथल अभी देखने को मिली है, क्या कहेंगी उस पर? व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स ओवर दिस? ये लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि यूएस को कहते हैं कि दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक लिखित संविधान है और वहाँ पे सत्ता का बदलाव चुनावों के जरिए होता है और हमेशा शांतिपूर्वक रहा है। ये पहली बार है जबकि जो रिजल्ट्स निकले हैं उनको माना नहीं गया और उनको बदलने की कोशिश करी गई है लगातार, कानूनी रास्ते से और गैर कानूनी रास्ते से भी और संविधान के खिलाफ जाके भी। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो निजी कमजोरियां थी वो तो पहले भी सामने आई थी, पर जो आश्चर्यजनक है वो ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स जो हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं लोअर हाउस में, उन्होंने ट्रम्प को नहीं बोला कि बस बहुत हो गया, अब ये मानना पड़ेगा कि जो बाइडेन ने इलेक्शन जीता है, हम इसको मानते हैं और अगली बार हम और जोर से लड़ेंगे ताकि हम जीत जाएं अगली बार। पर ये कहने की बजाय रिपब्लिकन्स जो थे, रिपब्लिकन पार्टी, वो ट्रम्प को उत्साहित करती गई कि हाँ, जब वो कहता था कि ये इलेक्शन चुराया गया है मेरे से, मैं जीता हूँ, इतने ज़्यादा से जीता हूँ और ये सब एक षड्यंत्र रचा गया है। और तो रिपब्लिकन पार्टी वालों ने नहीं कहा उस समय कि ये गलत है, खास तौर से जब सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए थे, जब 60 से ज्यादा केसेस इन्होंने अलग अलग कोर्ट्स में फाइल किए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करी थी और सब जगह ये रद्द हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको एंटरटेन करने से भी मना कर दिया था। तो जब सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए थे उस समय रिपब्लिकन्स को कहना था, ट्रम्प को नहीं मैम, थोड़ा आप ये ठीक रोकना कह था। रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि रिपब्लिकन्स को उसी समय कहना चाहिए था कि इट वाज अ फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस और जिसको हमें मानना चाहिए। लेकिन अब रिपब्लिकन्स को शायद, आपको मैम लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब इस तरीके का हमने बिल्कुल एक दंगा और तनावपूर्ण एक स्थिति जब यूएस कैपिटल में कल देखी, तो उसके बाद अब देखिए उनके कई कैबिनेट के जो ऑफिशियल्स हैं, व्हाइट हाउस के स्टाफर्स हैं, उन्होंने अब रिजाइन किया है। तो ये क्या कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स अब इस बात को मान चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का खेल अब खत्म हो गया है और अब जो बाइडेन को सलाम करने का टाइम आ गया है? हाउ शुड वन रीड, आई मीन, ये रिपब्लिकन ओन ये ऑफिशियल्स? तो देखिए मिच मकॉनल ने जो सेनेट में रिपब्लिकन लीडर रहे हैं, उन्होंने तो मान लिया था जब इलेक्ट्रल कॉलेज ने सर्टिफाई किया था कि ये इतने इतने सीट्स हैं बाइडेन के और इतने इतने सीट्स हैं ट्रम्प के, तब मिच मकॉनल ने मान लिया था कि बाइडेन की जीत हुई है। और अब जो है कई कई रिपब्लिकन्स ने बोला था कि हम विरोध करेंगे कांग्रेस में अपना कि ये गलत हुआ है, पर अगर आप देखेंगे तो काफी कम लोगों ने बोला। सेनेट में तो मिच मकॉनल ने डिबेट होने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा
कि वोट है ऊपर नीचे, आपको पसंद नहीं है आप नेगेटिव वोट दो, यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होगा इस मामले में। तो सेनेट में तो डिबेट ही नहीं हुआ, वरना कई सेनेटर्स जो थे 12 कह रहे थे लोग कि 12 सेनेटर्स कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ बोलेंगे अगर एक कमेटी नहीं बनती जो एक ऑडिट करे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को। तो वो तो मिच मैकोनेल ने होने नहीं दिया। हाउस में जरूर कई कांग्रेसमैन ने, रिपब्लिकन्स ने बोला इसके खिलाफ, विरोध किया, पर काफी कम थे जितने कि पहले जिन्होंने नोटिस दी थी वो काफी ज्यादा थे। तो मुझे लगता है कि एक इसका नतीजा ये हो सकता है कि जो ट्रम्प और ट्रम्पिज्म जो कह रहे थे ना, एक तरीके का जो तबका था रिपब्लिकन पार्टी का, एक्सट्रीम राइट का, शायद डेविड इग्नेशियस एक कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि इसका गुब्बारा फूट जाएगा इससे, ट्रम्पिज्म का गुब्बारा फूट जाएगा जो हुआ है इससे, क्योंकि जो आम अमेरिकन है नागरिक, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसे। एम्बेसडर शंकर, आपको नहीं लगता कि जो जिस तरीके का हादसा कल यूएस कैपिटल में हुआ, जी, इससे ट्रम्प का खुलासा बिल्कुल हो चुका है, ट्रम्प एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक वो बार बार अपनी जो स्टेटमेंट्स थे, अपनी रॉन्ग डूइंग्स थी या जस्टिफिकेशंस थे, वो उसको कहीं ना कहीं वैलिडेट करने की वो कोशिश करते रहे अभी तक, चाहे वो चुनाव हो, चाहे बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके का की जो ये हिंसा कल हमने देखी, तो वो कहीं ना कहीं ट्रम्प को बुरी तरह से अब एक्सपोज कर चुका है, एंड नाउ नथिंग इज लेफ्ट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। लगता तो ऐसे ही है और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि जो व्यवहार ट्रम्प ने किया है वो बिल्कुल गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ है। मतलब एक तरीके से फोर्स से उन्होंने कोशिश करी कि जो कांग्रेसमैन हैं और सेनेटर्स हैं उनको दबाव में डालें। और बाकी स्टेट्स में भी ये हुआ, कई स्टेट्स में भी ये हुआ कि स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स को गिराया गया। और बातचीत भी करी ट्रम्प ने, आपने फोन कॉल देखा होगा अभी हाल में कुछ दिन पहले ट्रम्प का जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो हुआ, जिसमें ट्रम्प ने साफ दबाव डालने की कोशिश करी कि आप किसी तरीके से मुझे 11,800 वोट या कितने हैं वो और दिला दो तो हम तो जीत जाएंगे, और जीते तो हम हैं ही, आपको ये करना है। और उन्होंने कहा नहीं, आपकी जो इंफॉर्मेशन है प्रेसिडेंट साहब वो शायद गलत है। और तो ये तो खास कोशिश थी कि जो नतीजा निकला है इलेक्शन का उसको किसी तरीके से कानूनी गैर कानूनी ढंग से उलट दें। तो जो ट्रम्प ने किया है, मुझे लगता है कि अब ये खत्म हो जाना चाहिए, पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तबका ऐसे उभर के आया है एकदम से, अभी नहीं कई सालों से चल रहा है। ये टी पार्टी का एकदम से पहले जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई 2008 में, उसके बाद टी पार्टी उभर के आई। उससे पहले मकाथीइज्म था वहाँ पे। और ये एक तौर से हमेशा ये एकदम से एक्सट्रीम राइट का एक खिंचाव होता है अमेरिका को। और अभी क्या हुआ है कि ट्रम्प ने इस तबके को अपने साथ ले लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि हम कई तो बेरोजगार भी हो गए थे वैश्वीकरण की वजह से, और किसी ने उनको लगता था कि कोई हमारी सुनता नहीं है वॉशिंगटन में। और ट्रम्प ने जो कहा कि मैं अमेरिका को पहले रखूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, नौकरियां अमेरिका में वापस लाऊंगा, जो उसने चीन के ऊपर वो टैरिफ्स डाले, ये सब एक तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीमेंट करता गया। तो देखना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सोचिए बाइडेन पे भी दबाव पड़ेगा, उसकी नीतियों पे भी दबाव पड़ेगा। जैसे पहले वैश्वीकरण खुल्लम बिल्कुल तेजी से चल रहा था, वो अब नहीं होगा। बाइडेन को भी माइंडफुल रहना पड़ेगा कि
क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। नहीं, तो आपके कहने तो का मतलब ये है जो राइट विंगर्स हैं और जो ये जितने भी ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, ये आपको लगता है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वो इस तरीके का दबाव बनाते रहेंगे जो बाइडेन के लिए? ऐसे मतलब मुझे नहीं लगता कि अब वायलेंट तौर पे करेंगे, पर अमेरिका एक ऐसे मोड़ पे है जहां उसकी दरारें बहुत शार्प हो गई हैं। हुँ, चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे वो रेस को लेके हो। हुँ, आपने देखा है ब्लैक लाइव्स मैटर, राइट, आपने देखा है कि ये जो रेसिस्ट हैं, वो गोरे रेसिस्ट वो इकट्ठे हो गए एक तरीके से ट्रम्प के की छत्र छाया में। तो दरारें बहुत गहरी हो रही हैं और एम्बेसडर बाइडेन के शंकर लिए आपने लेकिन चुनौती होगी, जी, बाइडेन के लिए चुनौती होगी कि सबको साथ लेके कैसे चले। कहा तो उन्होंने यही है हुँ, कि मैं प्रेसिडेंट हूँगा न केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे वोट दिया है, पर उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मेरे लिए वोट नहीं दिया। हुँ, और मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से अमेरिका को एकजुट करूँ, एक साथ लाऊँ। तो ये तो बाइडेन की जो डिक्लेयर्ड नीति है, हुँ, करना मेरे ख्याल से टाइम लेगा और मुश्किल भी होगा। पर लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका में एक चीज़ है कि वो अपने को हील बार-बार कर सकते हैं। हुँ, जैसे वियतनाम वॉर में आपने देखा कि कितना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे ऑपोजिशन था वियतनाम वॉर को लेके, कितने डेमोन्स्ट्रेशंस, कितना वहाँ पे पोलराइजेशन था। फिर हुँ, उसके बाद अमेरिका वापस आया। ऐसे ही सिविल राइट्स मूवमेंट जब था 60s में मार्टिन लूथर किंग को लेके, तब भी ऐसे ही था। मतलब JFK को मार दिया गया, रॉबर्ट कैनेडी को मार दिया गया, मार्टिन लूथर किंग को मार दिया गया। ये बहुत वायलेंट टाइम्स थे उनके। और जो अभी जैसे ओबामा के समय में लगता था कि ये रेस के जो डिविजन्स हैं इनके आगे बढ़ गया है नहीं, लेकिन अमेरिका, एम्बेसडर शंकर पर जिस ये तरीके से बैकलैश हुआ। बिल्कुल। जैसा कि यूएस कैपिटल में हुआ कि किस तरीके से प्रेसिडेंट के खुद के जो सपोर्टर्स हैं, उनको प्रेसिडेंट खुद उकसा रहे हैं, खुद प्रोवोक कर रहे हैं। आपने कभी इसके पहले कभी देखा है कि किसी प्रेसिडेंट के खुद के सपोर्टर्स इस तरीके से सिचुएशन को प्रोवोक कर रहे हों? एंड स्पेशली एट अ टाइम जबकि एक स्मूथ ट्रांजिशन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हों? कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और कई सभी लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के लिए बहुत ही एक तो शेमफुल और खतरनाक भी है। और इसको मतलब एक सहमति सी बन गई है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में भी हुँ। कि इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या इतना वजह ज्यादा लगती है पोलराइजेशन। एम्बेसडर शंकर क्या वजह लगती है कि इतना कुछ होने के बावजूद ट्रम्प अभी भी अपनी डिफीट को कंसीड नहीं कर रहे हैं उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो ट्रांजिशन वो इंश्योर करेंगे कि वो स्मूथ हो बट ही इज नॉट कंसीडिंग डिफीट तो इसके क्या मायने हैं इसको कैसे समझा जाए ये एक तो उनकी अपनी पर्सनल फ्लॉज हैं। उनकी नीस हैं मैरी ट्रम्प, जिन्होंने किताब लिखी हाँ और अभी इंटरव्यू भी दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प के की जो साइके है उसमें एक तरीके से हार मान जाना ये सबसे बुरा है। जीत किसी ना किसी तरीके से हासिल करनी है, चाहे वो षड्य चाहे वो एक कुछ कंस्पिरेसी से हो, चाहे चीटिंग से हो, चाहे किसी तरीके से हो, गैर कानूनी तौर से हो। पर जो उसकी अपब्रिंगिंग रही है, उसके जो पिताजी थे डोनाल्ड ट्रम्प के, वो इसी पे ही बहुत जोर देते थे कि हम्म जीतना है। जो हारता है दे आर लूजर्स। हम्म आपने सुना ना उन्होंने सोल्जर्स के लिए क्या कहा जो मर गए थे, हम्म कहा कि ये तो लूजर्स हैं। हम्म पहले जब वो हाँ, मेमोरियल हो रहा था हम्म तो ट्रम्प की साइकी में डिफीट कंसीड करना वो बहुत ही, नामुमकिन है हाँ। पर ये है कि अभी जो बातचीत चल रही थी कि
शायद कैबिनेट के मेंबर्स ने डिस्कस किया है कि 25वां अमेंडमेंट जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको लागू किया जाए। और ये अमेंडमेंट ऐसा है कि वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट के अगर मेजॉरिटी कहती है कि प्रेसिडेंट अपनी जो अपना कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर पा रहा, तो उसको हटा दिया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर करते हैं। लेकिन जो ये जरूर है, जो ये पूरी पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि इसको फिर कांग्रेस में 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव होना होता है। तो ये नहीं है कि ये लागू होगा, पर ये जरूर खबरें थी कि इस पे बातचीत हो रही है कैबिनेट मेंबर्स में। और मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है कि पीसफुल ट्रांजिशन होगा, वो इसी के डर में अब दिया होगा, क्योंकि उसको उसके परिवार वालों ने समझाया होगा कि अगर आप ये नहीं मानते तो फिर आपको हटाया भी जा सकता है और फिर वही आपकी लेगेसी रहेगी। नहीं, लेकिन एम्बेसडर शंकर, जो ये पूरी इम्पीचमेंट की बात हो रही है, उनके 13 दिन उनके कार्यकाल के बचे हुए हैं। 20 जनवरी को ओथ टेकिंग सेरेमनी है, तो कितना डूएबल लगता है? क्या 13 दिन में इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को, पूरी जो इसकी प्रक्रिया है, वो क्या पूरी हो सकती है? ये 25th अमेंडमेंट इम्पीचमेंट नहीं है। ओके। इम्पीचमेंट दिस इज बेसिकली डिक्लेयरिंग कि प्रेसिडेंट अपना काम नहीं कर पा रहा, ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, सो ही शुड बी सेट असाइड एंड द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। फिर इसको कांग्रेस में एक नोटिफिकेशन जाता है। ये वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट के अगर मेजॉरिटी ये मानती है तो ये कर सकती है। ओके। फिर ये कांग्रेस में जाता है और 21 दिन में, राइट, नो 21 दिन में कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ता है। 21 दिन है उनके पास। और जब तक कांग्रेस इस पे डिस्कशन नहीं करती तो वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करता है एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो अगर ये चाहे तो, क्योंकि 2 हफ्ते ही बचे हैं, अगर पेंस चाहें और बाकी कैबिनेट वाले इसके साथ सहमति देते हैं तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि फिर कांग्रेस अप्रूव करे चाहे नहीं करे उसके लिए तो 21 दिन है। Now that since a lot of Republicans have also sided with Joe Biden, उनके जो ट्रम्प के कैबिनेट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी खिलाफत किया है कि किस तरीके से, जिस तरीके से हमने जो हादसा देखा है यूएस कैपिटल का, तो क्योंकि अब व्हाइट हाउस के जो स्टाफर्स हैं वो सब छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल अब ट्रम्प के खिलाफ बन गया है। तो ऐसे में ये 25th अमेंडमेंट को लागू करना, और वो भी जल्द से जल्द, ये क्या पॉसिबल होगा कि तुरंत माइक पेंस को हम 46th प्रेसिडेंट बना दे? मेरे ख्याल से ये शायद नहीं लागू करें, पर ये इससे क्या होगा ना, इसकी धमकी से ट्रम्प का गुड बिहेवियर वो लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं तो अभी तक तो ट्रम्प कह रहे थे ना 20 जनवरी को मैं एक बहुत बड़ी रैली अपनी सपोर्टर्स की करूंगा जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है, ये वो, और फिर हिंसा की संभावना बिल्कुल हो सकती है। ये पहली बार है जब ट्रम्प ने कहा है कि शांतिपूर्वक वो ट्रांजिशन प्रोसेस, ऑर्डरली ट्रांजिशन प्रोसेस होगी। नहीं, लेकिन ट्रम्प को तो कितना, मुझे लगता है कि ये करेंगे चाहे नहीं करेंगे, ये तो मुझे नहीं लगता कि शायद अब ये इसके साथ आगे बढ़ेंगे, पर इसका थ्रेट जो है, एक तरीके से इसकी संभावना जो है वो उससे मेरे ख्याल से ट्रम्प को मानना पड़ेगा कि शांतिपूर्वक 20 जनवरी का इनॉग्रेशन होने दे। तो मतलब जो 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करने की बात हो रही है, वो सिर्फ ट्रम्प को शांत करने के लिए किया जा रहा है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो खाली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, कितना सीरियसली ये हुआ है या नहीं। पर हाउस जुडिशरी कमेटी ने, हाउस की जो जुडिशरी कमेटी है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया वोट से कि माइक पेंस को 25th अमेंडमेंट इन्वोक करना चाहिए।
ओके, तो अब ट्रम्प का फ्यूचर हम कैसे देखें? 25th अमेंडमेंट इन्वोक होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इट वाज जस्ट अ रेटोरिक। अभी ये भी पता चलेगा कि हम सिर्फ ट्रम्प को धमकाने के लिए अमेरिकन लीडर्स ऐसे बातें कर रहे थे। लेकिन ट्रम्प का फ्यूचर आप कैसे देखती हैं? जब जो बाइडेन आ जाएगा, तो इनका ट्रम्प का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि ट्रम्प का फ्यूचर काफ़ी ट्रबल रहेगा उसके लिए, क्योंकि कई तो उसके केसेस भी हैं और जगह जो अभी प्रेसिडेंट होने के नाते आगे नहीं बढ़े हैं। न्यूयॉर्क में है, बाकी उसके बिजनेस रिलेटेड केसेस भी हैं। और बाइडेन को भी ये देखना पड़ेगा कि कुछ क्या कार्रवाई करें कि नहीं करें, क्योंकि एक तरीके से बाइडेन की तो ये राय रही है कि ट्रम्प के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर ट्रम्प ही एक तरीके से खबर बना रहता है, ही डोमिनेट्स द मीडिया। बट उनकी ये राय रही है कि लेट्स मूव ऑन। बट अब इतना जो हो गया है ना, कि इतना एक तरीके से पूरे संविधान के खिलाफ जो हिंसा हुई है, इसको ऐसे ही जाने देंगे तो फिर आगे के लिए एक लेसन क्या होगा? मेरा अगला सवाल भी एम्बेसडर अभी शंकर देखना यही था पड़ेगा। कि जितने भी अमेरिकन कैबिनेट ऑफिशियल्स हैं और जो बाकी जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इट अमाउंट्स टू इंसरेक्शन, और एक नहीं कई लोगों ने इस बात को कहा है। और अमेरिका के संविधान में इंसरेक्शन एक्ट भी है। तो क्या कोई कोई ठोस कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ की जा सकती है? क्योंकि अपने समर्थकों को प्रोवोक करना, उसके बाद फिर यूएस कैपिटल में इस तरीके का अटैक करवाना जहां पर कि लोग बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, एक लॉजिकल एक प्रक्रिया चल रही है ट्रांजिशन प्रोसेस की, उसको रोकने का, तो एक तरीके से वो थ्रेट है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इस चीज को कैसे सबक सिखाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को? क्या हम इंसरेक्शन अब एक्ट इसमें इन्वोक की जाएगी, या किस तरीके की ठोस कार्रवाई हो सकती है? हो सकती है, उसके नीचे हो सकती है, हम्म। पर मेरे ख्याल से बाइडेन एक राजनीतिक तौर से इसको देखेंगे कि वो आगे बढ़े हम्म। कि नहीं बढ़े ट्रम्प के खिलाफ, नहीं, क्योंकि लेकिन अगर वो उनकी जो बाइडेन का जो एजेंडा है हम्म। आगे बढ़ने का, हम्म। उसमें एक तरीके से इसकी रोक लग जाएगी ओके। नहीं तो कि किसी तरीके से बट हम जो डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत ही दरारें हैं हाँ, इनको कम करें। नहीं, बट डोनाल्ड ट्रंप का जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, और अमेरिकी जनता भी अब चाहती है कि इनफ इज इनफ। इनफैक्ट जो बाइडेन ने खुद भी बोला है इनफ इज इनफ एंड नाउ वी हैव गॉट टू डील विद इट। तो अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी समाज भी अब ये चाह रहा है कि ट्रंप ने जो किया है उसका भुगतान उसको करना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, क्या किया जाए? क्योंकि अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ पे जिस तरीके से लोगों के खिलाफ सेडिशन का मामला लगता है, तो डजंट इट अमाउंट टू सेडिशन इन अमेरिकन पर्सपेक्टिव? It does. And legally, I'm sure the state could take ओके। action against Trump. ओके, लेकिन आपको क्यों लगता है कि जो बाइडेन थोड़ा सा सोचेंगे कि ट्रम्प के खिलाफ हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जैसा उन्होंने पहले भी कहा था, अपने जो उनका जो स्टेट ऑफ द एड्रेस था, उसमें उन्होंने अमेरिका को हील करने की बातें कही थी, उसके पहले भी अपने कैंपेन रैलीज में भी, कि अमेरिका नीड्स हीलिंग। तो क्या वो जो हीलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और अगर अब वो सजा देने का काम डोनाल्ड ट्रम्प को करेंगे, तो वो चीज कहीं बीच में एक ऑब्स्टिकल बनकर तो नहीं आती है क्या? मतलब ट्रम्प के जो बाइडेन के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं? व्हाई ही वुड नॉट गो अहेड ये अगेंस्ट तो ये बिकॉज क्योंकि वो चाहते हैं ना किसी तरीके से कि जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं इतने डिल्यूशनल हो गए थे, ट्रम्प? उनको वापस रास्ते पे लाया जाए। ओके। दूसरा वो चाहते हैं कि उनका जो एजेंडा है कि किसी तरीके से कोविड को काबू में लाएं, आर्थिक स्थिति को काबू में लाएं, एक्टिविटीज फिर से शुरू हों, पेरिस अकॉर्ड को दोबारा से ज्वाइन करें, पूरा एक ग्रीन इनिशिएटिव लें, टेक्नोलॉजी पे इनिशिएटिव लें। उन्होंने बड़े डिटेल्ड अपनी नीतियां निकाल रखी हैं। अगर वो खाली डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ने में लग जाते हैं तो ये एजेंडा को आगे ले जाने में इतनी आसानी नहीं होगी। एकदम से एक तरीके से यू कैन गेट साइड ट्रैक्ड। राइट।
नो बट ट्रम्प को सबक कैसे सिखा सकता है जो बाइडेन का जो पूरा डिस्पेंसेशन है, वो ट्रम्प को क्या सबक सिखाएगा? क्या वो वो मेरे धीरे ख्याल धीरे से वो उसके अपने केसेस इतने चलेंगे ओके और न्यूयॉर्क में फॉल्स पहले तो टैक्स रिटर्न्स ये जो पेमेंट्स उसने किए प्रोस्टिट्यूट्स को और वो इलीगली ट्रम्प के अकाउंट से लेके, तो इट्स एन ऑफेंस अंडर द इलेक्शन, एक्चुअली अंडर द इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल एक्ट, कि आपने ये फंड्स निकाल के दिए इलेक्टरल पर्पसेस के लिए कि ये चुप हो जाएं, और कई चीजें ऐसी हैं। मेरे ख्याल से ट्रम्प को काफी काफी केसेस में ट्रम्प काफी केसेस में फंस जाएंगे। ओके तो आप ये कह रही हैं कि ट्रम्प अदालत का ही दरवाजा खटखटाते रहेंगे और उसी में शायद काफी टाइम उसमें निकल जाएगा एंड बाइडेन वुड वांट टू फोकस मोर ऑन गोल्स लाइक कोविड एंड क्लाइमेट चेंज। ओके बट एक बार फिर से आपसे पूछूंगी कि जो पूरी इम्पीचमेंट का जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि यू हैव टू इन्वोक आर्टिकल 25 और ऑब्वियसली इम्पीचमेंट इज नॉट कनेक्टेड टू इट, लेकिन इम्पीच करने की जो बात बार बार सामने आ रही है, तो एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में ये डूएबल एंड प्रैक्टिकल है या लोग थोड़ा कंसेशन ट्रम्प को फिर भी देंगे? डूएबल है अगर आम सहमति बन जाती है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, क्योंकि इम्पीचमेंट जो है उसको हाउस में शुरू किया जाता है, हाउस जुडिशरी कमेटी में, वहां से 2/3 मेजॉरिटी से पास होना है और 2/3 मेजॉरिटी से, और फिर वो इंडाइटमेंट होता है, फिर वो सेनेट में जाता है, फिर सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी से पास होना होता है, तो तब प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव करते हैं। तो अगर सहमति बनती है दोनों हाउसेस में तो इम्पीचमेंट हो सकता है, पर अगर वो प्रेसिडेंट नहीं रहे, मतलब सोचिए 2 हफ्ते बाद अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं रहे, तो इम्पीचमेंट पता नहीं होगा कि नॉर्मल क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल लॉज के नीचे उनको लेकिन ये जो देखना बार बार बात कही जा रही है कि इस लायक डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं छोड़ना चाहिए कि वो जो अगला अमेरिका का चुनाव है वो लड़ पाए, तो उसके लिए एक ठोस सबक उनको सिखाने के लिए सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्या होगी डोनाल्ड ट्रम्प के लिए? पहले तो कुछ वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर या स्पेशल अपॉइंट कर सकते हैं, जो या कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं बाईपार्टिजन, जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो कार्रवाई अभी जो उसने करतूतें करी हैं उसको जांच करे, उस पर रिपोर्ट निकाले, फिर उसके बाद भी उसको आगे ले जा सकते हैं कि कोर्ट में ले जाएंगे पनिशमेंट के लिए या नहीं। सबसे पहले तो यही होगा कि एक प्रोसिक्यूटर या कमीशन, बाईपार्टिजन कमीशन अपॉइंट करें जो इसकी जांच करे। Okay, so that is the first step you are saying, appointing a bipartisan commission. No, not if they want to impeach, they can just move a resolution in the House Judiciary Committee, and if it is passed by 2/3 of the House, the indictment occurs, and then it goes to the Senate for removing the president from office. But uske 2 ही हफ्ते बाकी हैं, right? So I don't know whether this whole process can be completed in the 2 weeks which remain. But मैम ये जो 2/3 मेजॉरिटी है, इसको मिलने में भी आप कोई चैलेंज देख रही हैं कि in terms of numbers? मैंने कहा था कि जो भी है वो आगे कार्रवाई आगे बढ़ सकती है ट्रम्प के खिलाफ, अगर आम सहमति हो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के। पहले देखिए अभी यूक्रेन के लीडर के साथ जो ट्रम्प का फोन कॉल था, उसके मामले में इम्पीचमेंट प्रोसेस हुई, हाउस ने इम्पीच कर दिया ट्रम्प को, हाउस ने 2/3 मेजॉरिटी से ट्रम्प को इम्पीच कर दिया, तो वो एक तरीके से इंडाइटमेंट माना जाता है कि स्टेटिंग आउट द केस दैट देयर इज अ केस। उसके बाद ये सेनेट जाता है एंड सेनेट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ कोर्ट फॉर दिस पर्पस, और वहां 2/3 मेंबर्स को पास करना पड़ता है कि ये इंडाइटमेंट के वजह से प्रेसिडेंट को ऑफिस से निकाला जाए।
एम्बेसडर तो शंकर एक जब सेनेट में गया तो सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। ओके, एम्बेसडर शंकर, बस अब लास्ट के एक दो सवाल है, आपसे पूछना चाहूंगी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका माना जाता है और इट हैज ऑलवेज लेड बाय एग्जांपल्स, वेदर इट इज द सोशल फैब्रिक और द पॉलिटिकल फैब्रिक। अब ये जो हमने पिछले 24 घंटे में जिस तरीके की तस्वीरें देखी अमेरिकी संसद से, और आपको लगता है कि कोई ना कोई लर्निंग लेसन्स विश्व की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनके लिए है, या अनलर्निंग भी कह लीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये चीज पॉसिबल यूएस में है तो इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट बाकी विश्व की डेमोक्रेसीज में भी लोग कर सकते हैं, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं। किस तरीके का सबक आप देखती हैं? देखिए, कुछ सालों से ये दिख रहा है कि लोकतांत्रिक देश जो हैं उनमें काफी फ्रेजिलिटी आ गई है। मतलब लोकतंत्र कमजोर हो गए हैं क्योंकि एक टेंडेंसी है अथॉरिटेरियनिज्म की और बहुत ज्यादा पोलराइजेशन की। ये सोशल मीडिया की वजह से भी है क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी अपनी दुनिया में ही रहते हैं, वो ही देखते हैं और जो भी दूसरा मानता है उसको सच नहीं मानते। तो ये चीजें जो हैं ये सोशल मीडिया से भी एक्सैसबेट हो रही हैं कि कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं रहा अलग अलग राजनीतिक आइडियाज के बीच में कि सहमति कैसे बनाएं। वो एक इधर चलता है, एक उधर चलता है, कहीं आगे जाके मिलन नहीं होता। तो ये जो है मेरे ख्याल से एक बड़ी चुनौती है इस समय, खास तौर से जब चीन उभर के आ रहा है और यूएस को डिस्प्लेस करना चाहता है, खास तौर से एशिया में। तो ये यूएस लीडरशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आगे कैसे जो ये कमजोरियां दिखी हैं इनको आगे कैसे संभाला जाए और लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, ये सबको सोचना पड़ेगा। एम्बेसडर शंकर, जो राइट विंग आइडियोलॉजी का जो इम्पोजिशन है, जिस तरीके से अमेरिका में हमने देखा एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी, कुछ उसी तरीके की आइडियोलॉजिकल सिनारियो या पैनोरामा कह लीजिए कुछ भारत में भी दिखता है। यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी स्पेसिफिक रिलीजन और एनीथिंग, बट जिस तरीके से एक मेजॉरिटेरियनिज्म हमें दिखता है जहाँ पर माइनॉरिटीज मार्जिनलाइज्ड है, इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, देयर इज लॉट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, if it has not manifested, but it has already crept in, and you can see its manifestations at various levels. तो भारत के लिए ये कैसा लेसन है? भारत को क्या सबक लेना चाहिए, स्पेशली इन द लास्ट 24 आवर्स और व्हाट हैज हैपेंड इन यूएस? किस तरीके का सबक ले सकता है भारत? भारत को भी सोचना चाहिए कि ऐसे रास्ते पे नहीं जाएं कि अलग अलग जो ख्याल हैं राजनीति के बारे में वो बिल्कुल तनावपूर्ण हो जाएं और एक दूसरे से सहमति बनाने में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो। तो ये बिल्कुल भारत को सोचना चाहिए कि एक तो सब लोगों को कैसे साथ ले चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी तबके को ये महसूस हो कि ये देश मेरे लिए नहीं है, मैं बराबरी का नागरिक नहीं हूँ। ये किसी को नहीं महसूस होना चाहिए और हमें बिल्कुल सोचना चाहिए कि ये कैसे करेंगे कि सबको अपने साथ ले चलें। दूसरा, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं लोकतंत्र के, उनको मजबूत करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो। इस जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है ना लोकतंत्र में, उसको कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। बिकॉज चेक्स एंड बैलेंसेस जहाँ टूट जाते हैं वहाँ फिर रास्ता बड़ा टेढ़ा हो सकता है। एम्बेसडर शंकर, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हम बात तो करते ही हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेकर चलते हैं, वी रीच आउट टू ऑल द कम्युनिटीज, लेकिन जब सोशली चीजें मैनिफेस्ट करती हैं तो उसमें चीजें बिल्कुल अलग नजर आती हैं। तो क्या मतलब लोग यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी आर बेसिकली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन।
So, as a diplomat and as someone who's seen American politics and diplomacy very closely, how would you really see the situation? Look, yeah, this is something which is a challenge for all democracies and also for India, certainly. How do we get back onto a path which which is democratically diverse? You can't, ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हमारा ही जो ख्याल है वो सही है और बाकी लोगों का सब गलत है. और एक तरीके से डिसेंट या विरोध भी बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, क्योंकि जहां विरोध नहीं होता वहां जो भी सत्ता में होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि और अपने को शक्तिशाली बनाता जाए. तो विरोध बहुत जरूरी है और इंस्टीट्यूशंस बहुत जरूरी है. इसमें एक चीज मैं यूएस की बताती हूँ कि एक तरीके से यूएस का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ भी इसमें दिखा, क्योंकि जो कानून जो कोर्ट्स थे 60 से ज्यादा केसेस रद्द कर दिए गए और कई ये कोर्ट्स थे जिनमें रिपब्लिकन जजेस मेजॉरिटी में थे, रिपब्लिकन अपॉइंटेड जजेस मेजॉरिटी में थे. And then also they dismissed the cases. सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में ट्रम्प ने अपने जजेस लगाए थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया पिटिशन. तो मानिए 60 के 60 केसेस बिल्कुल रद्द कर दिए गए. दूसरा, इलेक्शन ऑफिशियल्स जो थे स्टेट्स में, उन्होंने सही ढंग से अपनी ड्यूटी निभाई. और कई ये स्टेट्स ऐसे थे जहां रिपब्लिकन सत्ता में थे, जॉर्जिया देखिए. और फिर ये भी जो इलेक्टरल कॉलेज का भी जो स्टेट्स के गवर्नर्स थे वो सर्टिफाई कर रहे थे इलेक्टरल कॉलेज का आउटकम. कई गवर्नर्स रिपब्लिकन थे, उन्होंने ट्रम्प के दबाव के बावजूद सर्टिफाई किया कि नहीं, जो बाइडेन जीता है, ये इनके वोट्स हैं. तो कई जगह में अगर आप देखें तो यूएस की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ जो है आगे आई है, जिसकी वजह से एक ये फेयर प्रोसेस था. ट्रम्प जो हैं और उनके राजनीतिक जो सपोर्टर्स हैं वो एक अलग ही फिनोमिनन है, और ट्रम्प तो एक बहुत ही फ्लॉड, जिसे कहें फ्लॉड लीडर हैं. नहीं, तो जब ट्रम्प के मुंह से डिसेंट शब्द निकलता है तो मैम उसको क्या कहेंगे? क्या वो डिसेंट है या ही इज एन एपिटम ऑफ डिसऑर्डर? डिसेंट और डिसऑर्डर, व्हाट डज डोनाल्ड ट्रम्प स्टैंड फॉर? आई थिंक नॉट डिसेंट, बिकॉज वो खुद ही रूल कर रहे हैं, तो डिसेंट की बात कहाँ है? वो ही इज बेसिकली जस्ट very, very mercurial and highly personalized administration, no? कि हर चीज जो उनके मन में एकदम से आता है वो ही चलेगा. तो ट्रम्प का खेल कुल मिलाकर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है. अब now we should look forward to a new era with Joe Biden. That's what you read as. Yes, बिल्कुल आगे देखना है हमें, और भारत और यूएस के बीच में रिश्ते कैसे मजबूत बनाएंगे उसको भी देखना है. Okay, thank you so much, Ambassador Shankar. We'll keep coming back to you again and again for your insightful thoughts. और सत्य हिंदी पे आप सारे viewers बने रहिएगा, और Google Play Store से अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर करिएगा. Thank you once again, Ambassador Shankar, for coming on the program. Thank you so much. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर.